Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. Dear viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ सीड. ओके, एज यू नो हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ लीफ एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एवोल्यूशन ऑफ सीड. ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके. ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीड. तो इसमें हम एवोल्यूशन के कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस स्टेप में किस तरह से सीड की एवोल्यूशन हुई. तो सबसे पहले हम एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म, ख्वाह वो प्लांट हो या एनिमल हो, जो चीज़ उसकी बॉडी में पहले से मौजूद ना हो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी बॉडी में डिवेल्प हो जाए तो उस चीज़ के बारे में हम कहते हैं कि इस चीज़ की एवोल्यूशन हुई है, ये चीज़ इवॉल्व हुई है. इसी तरह जो अर्ली प्लांट्स थे उनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनकी बॉडी में सीड्स डेवलप हो गए, तो इसलिए हम कहते हैं कि सीड्स इवॉल्व हुए हैं. ठीक है, सीड की एवोल्यूशन हुई है. तो यहाँ पर हम इसके कुछ स्टेप्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेट्रोस्पोरी. अब हेट्रोस्पोरी का क्या मतलब हो सकता है? हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. ठीक है, और स्पोरी वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्या चीज़ हमारे माइंड में आ रही है कि यहाँ पर बात हो रही है स्पोर्स की और डिफरेंट स्पोर्स की. ठीक है, इसी तरह हम पहले होमोस्पोरी के बारे में पढ़ चुके हैं. होमो का मतलब क्या होता है कि सेम. ठीक है, ओनली वन काइंड. होमोस्पोरी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो होमोस्पोरी प्लांट्स होते हैं उनमें सीड्स नहीं बनते. ठीक है, उनमें सीड की डेवलपमेंट नहीं होती. तो जब हम हेट्रोस्पोरी की बात कर रहे हैं तो हेट्रोस्पोरी में क्या चीज़ हमारे माइंड में आती है कि इसमें टू डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स होंगे. एक हमारे पास है स्मॉल साइज़ के स्पोर जिसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और एक है हमारे पास बिग साइज़ के स्पोर. ठीक है, जिसे हम मेगास्पोर कहते हैं. और हम ये चीज़ बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं. ठीक है, हमेशा जो मेल ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, वो माइक्रोस्पोर से बनता है बिकॉज वो स्मॉल इन साइज़ होता है. और जो मेगास्पोर होते हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं. तो यहाँ पर हमें इस चीज़ की समझ आ गई कि प्लांट में दो तरह के स्पोर्स डेवलप होते क्यों हैं? क्योंकि प्लांट ने सीड बनाना है. जब प्लांट ये चाहता है कि मुझे सीड की डेवलपमेंट करनी है तो फिर वो क्या करेगा? वो टू डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स. तो जो पहले मेगास्पोर्स बनते थे लाइक वो प्लांट्स जिनमें सीड की डेवलपमेंट नहीं होती थी, उनमें जो मेगास्पोर्स बनते थे वो ज़मीन पर गिर जाते थे और वो स्पोर ज़मीन पर गिरने के बाद एक नया प्लांट बना देते थे. लेकिन फिर क्या हुआ कि जो मेगास्पोर बने उन्होंने प्लांट के ऊपर ही रिटेन किया. ठीक है, वो प्लांट के ऊपर ही रहे और वो मेगास्पोर डिप्लाइड थे. देन क्या हुआ कि उन मेगास्पोर में डिवीजन हुई. डिवीजन के नतीजे में 4 फर्दर मेगास्पोर्स बने और उन चारों स्पोर्स में से जो 3 थे वो डीजनरेट हो गए एंड ओनली 1 सर्वाइव करेगा. ठीक है, प्लांट जो सबसे बेस्ट मेगास्पोर होगा उसको सपोर्ट करेगा, उसको आगे सर्वाइव करवाएगा और बाकी के जो 3 मेगास्पोर्स होंगे उनको डीजनरेट कर देगा. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, हमने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना होता है तो जो चीज़ सबसे बेस्ट होती है हम उसको सिलेक्ट करते हैं. और इसी तरह इन चारों स्पोर्स में से जो एक सबसे बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, उसको आगे सर्वाइव किया करवाया जाएगा और बाकी के 3 मेगास्पोर्स को डीजनरेट कर दिया जाएगा. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर्स. देन हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टेप, ये है इंटीग्यूमेंट. तो अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इंटीग्यूमेंट होता क्या है. तो आपको पता है कि जो मेगास्पोर होता है वो ओव्यूल के अंदर रहता है. ठीक है, जैसे कि हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है. और आपको पता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा लाइक उसमें एग बनेगा तो वो किसके अंदर रहेगा? ओव्यूल के अंदर रहेगा. तो जो मेगास्पोर होता है वो कहाँ रहता है? वो ओव्यूल के अंदर रहता है. और ओव्यूल क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है. ठीक है, मेगास्पोर के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर है. जैसे कि हमने रिटेंशन एंड जर्मिनेशन में ये पढ़ा कि जो मेगास्पोर होता है जिसने आगे 4 मेगास्पोर को प्रोड्यूस करना होता है, जिसने सीड की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना है, वो प्लांट के ऊपर ही रहेगा. और जो स्पोर प्लांट के ऊपर रहेगा ज़ाहिर है उसको कोई प्रोटेक्टिव लेयर की भी ज़रूरत है, उसने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करना है. तो मेगास्पोर के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो जाएगी जिसे इंटीग्यूमेंट कहते हैं.
और जिसे हम जनरली ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोर को क्या कहा जाता है? ओव्यूल कहा जाता है। आगे समझ। इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोर जो होता है, ऐसा मेगास्पोर जिसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उस मेगास्पोर को क्या कहा जाता है? ओव्यूल कहा जाता है। एंड फोर्थ स्टेप हमारे पास आ जाता है एम्ब्रियो सैक विद इन मेगास्पोर। अब आपको पता है कि जो हमारे पास मेगास्पोर बन रहा है, जिसे हम ओव्यूल कह रहे हैं, थर्ड स्टेप में आके हमने उसको ओव्यूल का नेम दे दिया है, और उस ओव्यूल के अंदर बाकी जितने भी सेल्स होंगे उनमें से एक एग बन जाएगा, ठीक है। एक उनमें एग बन जाएगा और बाकी जो सेल्स वगैरह होंगे, लाइक वो एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे, बाकी दूसरे सेल्स होंगे, लेकिन उनमें एक एग बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेल जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है वो रिप्रोडक्टिव कहलाता है, एंड देन ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते वो स्टीराइल सेल्स कहलाते हैं। तो इनमें ओव्यूल के अंदर एक एग बन जाएगा जो रिप्रोडक्टिव सेल है, एंड बाकी जो होंगे वो स्टीराइल सेल होंगे। वो रिप्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट वो एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो पूरा ओव्यूल है जिसके अंदर एग बन चुका है, उसे हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक कहेंगे। देन हमारे पास आ जाता है फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोर। अब देखिए कि जो मेगास्पोर है, उस जाहिर है मेगास्पोर के अंदर एग मौजूद है। अब एग ने फ्यूज़ करना है मेल स्पर्म के साथ। अब स्पर्म कहीं ना कहीं से एंटर होगा तो एग तक पहुंचेगा ना। अब जो स्पर्म होता है, हमें पता है कि जो मेल स्पर्म होते हैं वो होते हैं मोटाइल होते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो जो स्पर्म होते हैं वो स्विम करते हुए ओव्यूल तक पहुंचते हैं, एग तक पहुंचते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो होगा ना जहाँ से वो जो स्पर्म है वो एग तक पहुँचेगा। तो जो हमारे पास एम्ब्रियो सैक या जो मेगास्पोर ओव्यूल की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास एग है, वो क्या करेगा कि अपने एक एंड से, अपने एक डिस्टल एंड से एक इस तरह सी शेप बना लेगा जहाँ से जो स्पर्म है वो एंटर हो जाएगा और वो एग तक पहुँचेगा, ठीक है। उसने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया, अपनी बॉडी पर इस तरह की स्ट्रक्चर डेवलप कर ली कि उसने रास्ता दिया स्पर्म को एग तक पहुंचने का। फिर नेक्स्ट पोलन ट्यूब डेवलप हो जाएगी और फिर उस पोलन ट्यूब के थ्रू जो स्पर्म है वो जाएगा एग तक और वहाँ पर वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा और देन सीड की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।